हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से। क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम करने के क्या कारण थे, इसके मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है What were the reason which led to the Regulating Act 1773? Discuss its main provisions. तो चलिए हम लोग इसके उत्तर की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। ऑल्सो आप कमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन के लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। चलिए हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं। तो उत्तर हमारा ये है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और दिवालियापन की कगार पर थी और ब्रिटिश सरकार को भारत में अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करना था, जिसके मुख्य प्रावधान में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग पहले वॉरेन हेस्टिंग पहले की नियुक्ति, मुंबई मद्रास में को उनके अधीन करना, कलकत्ता 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और कंपनी के अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी पर रोक शामिल थी, जो भारत में केंद्रीकृत प्रशासन का नींव रखता था। संक्षेप में समझे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक मील का पत्थर था। यह पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय मामलों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। आगे के स्लाइड में हम जानेंगे कि क्या-क्या प्रोविज़न्स लाएँ। तो इसमें है अधिनियम के कारण ही, मतलब ये अधिनियम क्यों लाया गया। तो इसमें पहला पॉइंट है कि कंपनी का कुप्रबंधन और दिवालियापन। कंपनी में कुप्रबंधन मतलब प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा था और कंपनी दिवालियापन के कगार पे चली गई थी। तो 1770 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत बहुत ख़राब थी और वह दिवालिया होने के कगार पर थी, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार से कर्ज भी माँगा गया था। अब दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक अव्यवस्था। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार और रिश्वतखोरी में लिप्त थे, जिससे प्रशासन में अराजकता फैल गई थी। कंपनी के अधिकारी कंपनी के साथ तो काम कर ही रहे थे, वो अपना कुछ अलग भी बिजनेस चला रहे थे, जिसकी वजह से रिश्वतखोरी बढ़ गया था और कंपनी में के प्रशासन में अराजकता फैल गई थी। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। ब्रिटिश संसद चाहती थी कि भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कंपनी के बजाय सीधे सरकार का नियंत्रण हो, इसलिए यह कंपनी के राजनीतिक कार्य और विनियमित करने का पहला कदम था। तो ब्रिटिश सरकार अलग थी और ब्रिटिश कंपनी अलग थी। सरकार जो थी वो लंदन से कंपनियों को चलाती थी। तो सरकार चाहती थी कि ब्रिटिश कंपनी जो है उसमें बहुत रिश्वतखोरी हो गया है, बहुत ज़्यादा जो अधिकारी है वो अपने निजी व्यापार में संलिप्त हो गए। तो उन्होंने ये अधिनियम लाया और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, न्यायिक क्षेत्र हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वो अपने नियंत्रण में ले ले। अब इसमें मुख्य प्रावधान मतलब क्या किया गया इस अधिनियम के आने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। तो अब कंपनी जब कर रही तो उन्होंने गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, तो बंगाल के गवर्नर जनरल जैसे वारेन हेस्टिंग को बनाया गया और उसे 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद यानी काउंसिल दी गई, जो मिलकर निर्णय लेते थे। दूसरा पॉइंट है सत्ता का केंद्रीकरण। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जिससे केंद्रीकृत प्रशासन शुरुआत हुई। तो अभी भी हम लोग का वैसे ही है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बाद हमारा केंद्र सरकार है और फिर उसके बाद जो है सो प्राइम मिनिस्टर है। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जैसा पावर दे दिया और जो भी जैसे बम्बई मद्रास के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन थे, तो उनको रिपोर्ट करने मतलब एक तरह से बंगाल के गवर्नर को बम्बई और मद्रास के गवर्नर रिपोर्ट करते थे। तो एक केंद्रीकरण कर दिया इन्होंने सत्ता का। दूसरे स्लाइड पे देखते हैं क्या है तीसरा पॉइंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो दीवानी और फौजदारी यानी सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता था। चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार पर रोक। कंपनी के कर्मचारियों के लिए निजी व्यापार करना और भारतीय से उपहार
या रिश्वत लेना गैर कानून घोषित कर दिया। मतलब अब कोई भी कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता है, कोई भारतीय से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता है। ये सारे क्रिमिनल वाले गैर कानूनी था, तो इस पे क्रिमिनल के वाले ही मामला दर्ज होगा, तो इसलिए उन्होंने इसको गैर कानून कर दिया और इस पर रोक भी लगाया। 5वां है डायरेक्टरों पर नियंत्रण। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के निदेशक मंडल जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया गया। तो जितने भी डायरेक्टर्स थे, मतलब जिस तरह के भी है राजस्व से रिलेटेड या फिर नागरिक या सैन्य मामला जो भी है, वो सारा जो है वो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेगी। उदाहरण से समझते हैं, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको उदाहरण दिया है। मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है जिसको हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी, आपकी दुकान को हम ईस्ट इंडिया कंपनी मान लेते हैं। आप बहुत मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन आपके मैनेजर यानी कंपनी के अधिकारी अपना अलग से छोटा-मोटा धंधा मतलब निजी व्यापार करने लगे और ग्राहक को यानी भारतीय से रिश्वत गिफ्ट लेने लगे, जिससे दुकान की हालत खराब होने लगी। तब सरकार यानी ब्रिटिश संसद ने कहा बस, अब दुकान के मालिक डायरेक्टर यानी दुकान के मालिक जो डायरेक्टर्स होते थे, दुकान के मालिक हैं, को हमें रिपोर्ट करनी होगी और मैनेजरों की रिश्वतखोरी को रोकना होगा। हम दुकान के काम में दखल देंगे और सुपरवाइजर यानी गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे जो बाकी सबको संभालेगा। यही काम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया। और इससे क्या हुआ कि जो भी उनका रिश्वतखोरी था या कंपनी दिवालियापन पे चली गई थी, जो मुनाफा उनको कम हो रहा था, उन सब चीज़ों पे रोक लगा और कंपनी सही तरह से नियंत्रित होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। तो यही था 1773 के अधिनियम। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे वो मैंने एक बाय पॉइंट आपको समझा दिया। आपको क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।